देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ जुड़ चुका है आपका दोस्त बसंत। और आज गणित हुआ आसान को और आसान करने के लिए हम पहुंचे हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। और कमालपुर में 8वीं क्लास के बच्चों के साथ जाना हमने कि क्या होता है चतुर्भुज, वर्ग, वर्गमूल और कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। और इन सब के बारे में आपको आज बता रही हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर की अध्यापिका कविता सेन। तो चलिए चलते हैं सीधे क्लास में और जानते हैं कविता सेन से कैसे वो बच्चों को बता रही हैं कि क्या होता है चतुर्भुज, कैसे निकाला जाता है वर्ग, वर्गमूल और कैसे जान सकते हैं हम क्षेत्रफल के बारे में। तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम कविता सेन है और मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर में मैथ्स की टीचर हूँ। ठीक है, आज मैं आपको यहाँ मैथ्स के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले आप सब अपना परिचय दे दीजिए एक एक करके। मेरा नाम मर्जीना है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मुस्कान है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और सक्का कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा नाम खतीजा बानो है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर से पढ़ती हूँ, सक्का कॉलोनी में। मेरा नाम परमजीत कौर है, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमालपुर में पढ़ती हूँ, मैं सक्का कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा नाम कृपा है, मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमालपुर है। मेरा नाम सिमरन है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर में पढ़ती हूँ। मेरा नाम गुड्डू है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं राजकीय विद्यालय में पढ़ता हूँ, कमालपुर जाता हूँ। मेरा नाम राहुल है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर के स्कूल पढ़ता हूँ, गाँव का नाम कमालपुर। मेरा नाम सुनील है, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमालपुर में पढ़ता हूँ, गाँव का नाम कमालपुर, कक्षा 8। मेरा नाम संजू गुजर है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर में पढ़ता हूँ और मेरे गाँव का नाम कमालपुर है। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। कोई बता सकता है चतुर्भुज किसको कहते हैं? चतुर्भुज क्या होता है, बता सकता है कोई? चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी 3 भुजाएं हो। नो, चतुर्भुज कोई बताएगा? चतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। भुज का मतलब भुजा और 4 का मतलब 4। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं वाली बंद आकृति। ठीक है, अब हम देखेंगे चतुर्भुज कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं। सबसे पहले होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। दूसरे नंबर पे कौन सा होता है? सम चतुर्भुज। और कोई बता सकता है और कौन सा चतुर्भुज होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। देखिए, समांतर चतुर्भुज इस तरह की आकृति का होता है। तो समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है इससे? अब बताइए, अब ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं। समानांतर का मतलब समझते हो ना आप? ये भुजाएं, समानांतर भुजाएं वो होती हैं जिन भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ये दो जैसे आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं, तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल समान होती है, चाहे इनको आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हो, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में 2 समांतर भुजाओं के जोड़े होते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। कौन कौन सा इसको अपन नाम दे सकते हैं? तो समांतर भुजाओं के जोड़े कौन कौन से हैं इसमें? AB और BC। दूसरा जोड़ा कौन सा है? AD और BC। तो ये कैसा है आपका? समांतर चतुर्भुज है। दूसरी बात इसके अंदर सम्मुख कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। सम्मुख कोण समझते हो ना? आमने सामने के कोण,
वो हमेशा बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोणों के भी दो जोड़े होते हैं इसके अंदर। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बता सकता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज के अंदर एक तो आधार होता है और एक लंबवत ऊंचाई होती है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। ओके, अब कोई बता सकता है समांतर चतुर्भुज क्या होता है? स्टार्टिंग से चार भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान नहीं होती है, आमने सामने की भुजा समान हो, समान हो और समानांतर हो, आमने सामने का कोण बराबर हो। आमने सामने का नहीं बोल के अपन बोलेंगे सम्मुख कोण बोलेंगे इनको, ठीक है। क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। वेरी गुड। अब अपन अगले चतुर्भुज पे आते हैं। अगला चतुर्भुज अपना कौन सा है? सम चतुर्भुज। अब बता सकते हो सम चतुर्भुज? आप बताओ सम चतुर्भुज, बताइए। हाँ, सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की ही तरह होता है, उसी की आकृति होती है, लेकिन इसकी एक विशेषता होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल इसके जैसी है, समांतर चतुर्भुज के जैसी। सम चतुर्भुज के अंदर भी आपके चारों भुजाएं समान होती है और दो दो समांतर भुजाओं के जोड़े होते हैं। इसके अलावा सम चतुर्भुज के भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के अंदर क्या होता है? समलंब चतुर्भुज के अंदर अगर लंबवत अपन एक रेखा खींचे, छोटी भुजा के अकॉर्डिंग लंबवत रेखा खींचेंगे तो ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करता है। एक पार्ट तो कैसा होता है? वर्ग या आयत हो सकता है, और दूसरा पार्ट है वो क्या होता है? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। देखो ये 90 डिग्री पे काटती है ये वाली, ठीक है। समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है? जिसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आयत या वर्ग हो सकता है और दूसरा हिस्सा आपका समकोण त्रिभुज हो सकता है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र देखिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। समांतर भुजाएं कौन सी है इसके अंदर? देखिए कौन कौन सी है समांतर भुजाएं? AB और CD, ठीक है। तो ये समांतर भुजाओं का योग कौन सा है? AB प्लस CD, ठीक है। और बीच की दूरी क्या होती है? ये जो लंबवत दूरी है ना DA, ये है इनके बीच की दूरी। एक चीज रह गई अपनी, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल रह गया, ठीक है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, ये लिख देती हूँ 1/2 गुणा, इसके अंदर दो विकर्ण होते हैं इस तरह से, विकर्ण बाकी चतुर्भुज में भी होते हैं, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। अब आप बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2000 गुणा ऊंचाई। वेरी गुड। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र बताइए, बता सकता है कोई? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना बीच की दूरी। नो, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। वेरी गुड। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अच्छा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना बीच की दूरी। क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। इसके अलावा एक कॉमन सा चतुर्भुज और होता है। देखिए कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? एक तो विकर्ण दिया होता है और बाकी जो दोनों शीर्ष होते हैं ना, उनसे विकर्ण के ऊपर लंब डाला हुआ होता है, और उसको क्या कहते हैं? उसके अंदर क्या होता है? एक तो विकर्ण दिया होता है और बाकी दोनों शीर्षों से दिए हुए विकर्ण के ऊपर लंब होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अंतर लंब बोलते हैं। ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्ण गुणा अंतर लंबों का योग। अब आपको समझ में आए चतुर्भुज कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और सामान्य चतुर्भुज। अब आगे पढ़ेंगे अपन वर्ग और वर्गमूल के बारे में। वर्ग क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई संख्या उसी संख्या से गुणा होती है, ठीक है, तो क्या कहलाती है? वर्ग। ऐसी संख्या जो उसी संख्या से गुणा होती है वर्ग कहलाती है। हाँ, वर्ग का मतलब कितनी घातांक होती है? 2 होती है। वर्ग का मतलब कितनी घात होती है? 2 घात होती है। कोई संख्या जैसे x का गुणा x में ही कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? x की घात 2,
ठीक है, तो वर्ग का मतलब क्या हुआ, घात कितनी, 2 घातांक। ठीक है, अब आप देखिए 1 का वर्ग क्या होता है, कैसे निकालेंगे अपन, 1 का गुणा किसमें करेंगे, 1 में ही करेंगे। ठीक है, 1 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे x का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, x का गुणा x में किया तो ये हो गया आपका x स्क्वायर, या इसको बोलेंगे x का वर्ग। वर्ग का मतलब घातांक कितनी हुई, 2, x की घात कितनी, 2। 1 का वर्ग कितना होता है, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ठीक है, तो वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हुई, 1, 4, 7 गुणा 7 49, 8 गुणा 8 64, 9 गुणा 9 81 और 10 गुणा 10 100। ठीक है, तो वर्ग संख्या कौन कौन सी हुई, ये संख्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर 1 1 वाली कौन सी संख्या होती है, ये देखेंगे अपन। कौन सी वर्ग संख्याएं 1 से समाप्त हो रही है, देखिए 1 इकाई का अंक जिसके अंदर 1 आ रहा है वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1 और 9। तो ऐसी संख्याएं जिनके वर्ग में इकाई का अंक 1 आ रहा है, ठीक है, वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, 1 और 9। तो आप बता सकते हो कोई बड़ी संख्या भी हो सकती है, बड़ी संख्या भी हो सकती है जिसमें इकाई का अंक 1 या 9 हो, तो उसके वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 1 या 9 हो तो उनके वर्गों में इकाई का अंक हमेशा 1 आता है। ठीक है, जैसे ये बताइए 49 है, इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 49 का वर्ग कर रहे हैं अपन, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 वेरी गुड, क्या आएगा, 1 आएगा। ये बताइए 121, इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अपन क्या निष्कर्ष निकलता है इससे, ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 1 और 9 हो उनके वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, अब आप और देखिए, यहाँ पे 1 की बात हो गई ना, अब कुछ और भी मैच हो रहा है। देखिए 4 है यहाँ पे और 4 कहाँ पे है, कौन कौन सी संख्या है ये, 2 और 8। ठीक है, तो आप दूसरा निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 2 हो और 8 हो उन संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक 4 आता है। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या निकाला था, ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 1 और 9 हो उनके वर्ग में इकाई का अंक क्या आता है, 1 आता है हमेशा। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष निकाला अपन ने, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2 और 8 हो उनके वर्गों में इकाई का अंक हमेशा 4 और सिर्फ 4 आता है। ठीक है, और देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ये देखो 6 कर रहा है, 1 मिनट 6 ये कर रहा है ना, तो क्या इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, थर्ड निष्कर्ष क्या निकलेगा, जिन संख्याओं में, जिस संख्या में इकाई का अंक 4 हो और 6 हो उस संख्या में हमेशा उस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 6 ही आएगा। वेरी गुड। तीसरा निष्कर्ष क्या निकाला है, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 4 और 6 हो उन संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक हमेशा 6 आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, 1 या 9 हो इकाई का अंक तो उसके वर्ग में इकाई का अंक हमेशा 1 आता है। दूसरी बात थी अपनी 2 हो और 8, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2 और 8 हो उनके वर्ग में इकाई का अंक हमेशा 4 आता है। हाँ अभी करते हैं। थर्ड निष्कर्ष क्या निकाला था अपन ने, 4 और 6 का, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 4 और 6 हो उनके वर्गों में इकाई का अंक हमेशा 6 आता है। एक और निष्कर्ष रह गया अपना, वो आपका है 3 और 7, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 3 और 7 हो उनके वर्गों में इकाई का अंक हमेशा 9 आता है। ये चीज समझ में आई कि आपको? इसको देख के आप बता सकते हो किसी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा, बता सकते हो? चलिए बताइए। जैसे 18 है,
18 का वर्ग करेंगे अपन तो इकाई का अंक क्या आएगा बताइए? 4। वेरी गुड। 18 का वर्ग करेंगे तो इसकी वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। ये बताइए 29, इस संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? क्या आएगा? 1। इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। अब बता सकते हो आप 36 का करें वर्ग तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। अब देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है? अभी आपने पढ़ा सबने वर्ग क्या होता है? किसी संख्या उसी संख्या से गुणा करें तो उसे वर्ग कहते हैं। और वर्गमूल क्या होता है? इसको जस्ट अपोजिट होता है। अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर कोई संख्या आ रही है तो उस संख्या का वर्गमूल निकालने पर वापस वही संख्या आ जाती है। जैसे आपने 9 का वर्ग किया, यहाँ पे 9 का वर्ग किया, कितना आया? 81 आया ना। तो अब आप क्या करोगे? 81 का वर्गमूल निकालेंगे अपन तो क्या आएगा? फिर से वही संख्या आ जाती है। तो ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के पूरक हैं, जस्ट अपोजिट। देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के कौन कौन से तरीके हैं? गुणनखंड, भाग विधि और दशमलव भाग विधि। एक तरीका और होता है बार बार घटा के भी निकाला था अपन ने वर्गमूल। एक विधि और होती है, कौन सी? बार बार घटाने की विधि भी होती है। विषम संख्याएं अपन माइनस करते जाते हैं, ठीक है, लास्ट में 0 आता है। जितनी बार माइनस करते हैं, ठीक है, वही वर्गमूल होता है। ठीक है, सबसे पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? किसी संख्या की क्या निकालेंगे? सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड का मतलब ऐसे टुकड़े करेंगे गुणा में। किस तरह से करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए इकाई का यहाँ पे क्या है? 1 है। तो किससे भाग लगाएं बताइए? और सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाग लगाना? 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये बताइए। सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे। 2 का भाग कौन सी संख्या में जाता है? जिनमें इकाई का अंक क्या हो? सम संख्या हो कोई। यहाँ पे एक सम संख्या है या विषम संख्या है? विषम है तो 2 का नहीं जाएगा। अब 3 का कैसे देखेंगे? 2 के बाद किसका नंबर आता है? 3 का। 3 का पहले देखेंगे जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, विभाज्यता के नियम आपने सीख रखे हैं, कैसे पता लगाओगे 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? कैसे देखेंगे? इन अंकों को जोड़ लेंगे अपन। 8 और 1 कितने हो गए? 9। अब 9 में जाता है क्या 3 का? जाता है ना। इसका मतलब इन अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, 3 का देते हैं। कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6। कितने बचे? 2। हाँ, फिर 3 का देंगे। अब बताओ किसका दें दोबारा से? 3 का देंगे। फिर जोड़ के देख लेंगे। 7 और 2 9। 9 में जाता है 3 का, फिर 3 का चला जाएगा। 9 में जाता है 3 का, फिर 1। तो गुणनखंड क्या हुए आपके? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या होता है? घात 2। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर? 2-2 के जोड़े बना लेंगे। 2-2 के जोड़े बना लिए। एक जोड़े में से एक संख्या लेंगे। 3 2 जोड़े हैं तो 2 भाग 3 आप ले लोगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 9। तो आपका 81 का वर्गमूल क्या आया है? 9। इस तरह से ये आपकी कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इसी को आप भाग विधि से करेंगे। कैसे करेंगे? कर सकता है कोई भाग विधि से? भाग विधि में क्या करते हैं? जिस भी संख्या का भाग दे रहे हो उसका पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? उतनी ही बार बोलेंगे। जैसे 4 का भाग दे रहे हो तो 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे? 4 बार ही बोलेंगे, क्योंकि वर्ग है। ये वर्ग है ना, तो कोई संख्या उसी संख्या से गुणा होती है जब भी वर्ग आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देंगे इसके अंदर? आपको वर्ग पता है, देखो 2 का वर्ग कितना होता है? 2 दूनी 4। 3 का वर्ग 9। 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का 36। 7 का 8 का और 9 का 9 का जा रहा है इसमें डायरेक्ट। इस 9 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, कितना आएगा? 81। और इस 9 को यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। कितना हो गया? आगे की जरूरत नहीं है, ये यहीं पे कंप्लीट है। ठीक है, तो 81 का वर्गमूल कितना है भाग विधि से? 9। बड़ी संख्या का कोई कर सकता है? चलो करो, बताओ। इसका दिखाइए 625 का। 625 का वर्गमूल बिल्कुल। सबसे पहले क्या करेंगे? दाहिनी तरफ से 2-2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, पहले आपका 81 था, उसमें एक ही जोड़ा था 2 का, इसलिए 81 में अपन ने भाग लगा लिया डायरेक्ट। अब आपकी 3 नंबर की संख्या है ना,
3 अंकों की संख्या है, तो आप दाहिने हाथ की तरफ से 2 2 के जोड़े बनाइए। ये ना राइट हैंड, इस साइड से अपन 2 के जोड़े बनाएंगे, 1 बन गया और 6 कैसा रह गया। तो अब सबसे पहले भाग किसमें लगाएंगे, 6 में भाग लगाएंगे। 6 का बोलिए वर्ग, देखिए 6 से कम होना चाहिए। वर्ग कौन कौन से हैं बोलो, 2 दूनी 4 और 3 का वर्ग 9। 9 ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार देंगे, 2 बार। इस 2 को यहाँ लाके जोड़ा। अब क्या करेंगे, अब भाग करते हो जब क्या उतारते हो, अगली संख्या उतारते हो ना, वर्गमूल में क्या उतारोगे, जोड़े को उतारेंगे। वर्गमूल में क्या उतारेंगे, पूरा जोड़े को उतारेंगे। जोड़ा क्या है अगला, 25। अब आपके पास दहाई का अंक क्या है, यहाँ पे 4 है। आपको इकाई का अंक ऐसा अंक लाना है, वर्ग है इसलिए दोनों संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए ना, ठीक है। अब आप देखिए इकाई का अंक 5 कौन सी संख्या के वर्ग में आता है, ये बताइए। इकाई का अंक 5 कौन सी संख्या के वर्ग में आता है, बोल के देख लीजिए। 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का 25 आ गया ना। किसके वर्ग में आया इकाई का अंक 5, 5 के वर्ग में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 और 5, ये 5 आप यहाँ भी उतारोगे, 43 को 5 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 225। आगे समझ में वर्गमूल, ठीक है। ये है वर्गमूल की भाग विधि। इससे पहले कौन सी विधि करी थी, अभाज्य गुणनखट विधि। ये कौन सी विधि है, भाग विधि। एक और विधि है वो देखते हैं, बार बार घटाने की विधि। तीसरी विधि देखिए, बार बार घटाने की विधि। कौन सी संख्या घटाते जाते हैं, विषम संख्याएं घटा देते हैं। जैसे इसी का 81 का ही करना है तो विषम संख्याएं घटाते जाइए। सबसे पहली विषम संख्या कौन सी है, 1। कितना बचा, 80। अगली विषम संख्या कौन सी है, 3। कितने बचे, अगली विषम संख्या 5। कितने बचे, 72। अगली विषम संख्या कितने बचे, अगली विषम संख्या कौन सी है, 9। कितने बचे, अगली विषम संख्या 11। कितने बचे, अगली विषम संख्या 13। कितने बचे, अगली विषम संख्या, कितने बचे, अगली विषम संख्या 17। कितने बचे, 0। अब आप घटाते गए, विषम संख्याएं घटाते गए, लास्ट में क्या बच गया, 0 बच गया। 0 बचते ही खत्म है। अब ये आपकी प्रोसेस जो है वो फिनिश हो गई यहाँ पे। अब आप ये काउंट करोगे कि कितनी बार अपन ने विषम संख्याएं घटाई है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी विषम संख्याएं घटाई है, 9 विषम संख्याएं घटाई है। इसका मतलब क्या हुआ, 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9। जितनी बार संख्या घटाते जाते हैं और जहाँ पे जाके 0 आ जाता है, 0 आने तक कितनी संख्याएं घटा चुकी अपन, वही उन संख्याओं का उनकी काउंटिंग आपकी क्या होती है, वर्गमूल। क्योंकि इसमें आपने 9 विषम संख्याएं घटाई है तो वर्गमूल क्या आएगा, 9 ही आएगा। समझ में आ गई आपको। कौन कौन सी विधि सीखी आपने, वर्गमूल की, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और तीसरी कौन सी विधि, बार बार घटाने की विधि। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति कोई बता सकता है क्या होती है क्षेत्र मिति, क्षेत्र क्या होता है ये बताइए। क्षेत्र तो देखे आपने भाई, आपने छोटी छोटी आकृतियों के क्षेत्रफल निकाल लिए। आयत का निकाल सकते हो आप, सूत्र है आपके पास। वर्ग का निकाल सकते हो, सूत्र है ना। त्रिभुज का निकाल सकते हो, चतुर्भुज का निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ा क्षेत्र दे दिया जाए, ठीक है, बड़ा एक एरिया दे दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप। जैसे आपके खेत होते हैं ना, खेत त्रिभुजाकार तो होते नहीं है, बिल्कुल आयत जैसे भी नहीं होते, वर्ग जैसे भी नहीं होते। ये जो है एक फिक्स आकार नहीं होता, उसका टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। तो एक खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन। अब देखिए कोई खेत है जैसे, तो आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, उसके लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं बना, नहीं है ना। आपके पास तो बस गिने चुने फार्मूले हैं, त्रिभुज का है, चतुर्भुज का है, ठीक है, समांतर चतुर्भुजों का है, वृत्त का है ना। लेकिन इस तरह का क्या, इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे टुकड़े, जिनका आपके पास फार्मूला है वैसे टुकड़े होने चाहिए। अब आप इसको देखो त्रिभुज में तोड़ सकते हो, ये त्रिभुज बन गया। अब आपको इसके अंदर कौन कौन सी आकृतियां मिली है आपको, त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल आपको आता है निकालना। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और ये आकृति कौन सी है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आपको पता है, निकाल सकते हैं ना। तो आप क्या करोगे, इसको एक एक करके
सभी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते जाएंगे और एंड में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका पूरे खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली नंबरिंग दे दो इसको, 2 त्रिभुज, 3 और 4 तो इसके अंदर आपके क्या है, त्रिभुज बन रहे हैं, और एक आपका 5वां क्या बन रहा है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसको नाम देंगे अपन A, B, C, D, E। इसके अलावा जहाँ जहाँ काट रही है रेखा एक दूसरे को, F, G और H। ठीक है, सबसे पहले आप निकालोगे त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, क्या होगा, त्रिभुज A, F और E का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज A, F, E का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसके अंदर आधार ये दिया हुआ होगा आपको और ऊंचाई दी हुई होगी, इनको सूत्र में मान रखेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसी तरह से त्रिभुज CHD का क्षेत्रफल, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। थर्ड त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। फोर्थ त्रिभुज AGB का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और 5 नंबर पे जो आपका है समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा बीच की ये वाली दूरी F और H, ये वाली दूरी। ठीक है, तो आप इन 5 आकृतियों का क्षेत्रफल निकालेंगे, एंड में क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। इस प्रकार से आपके पूरे फील्ड का क्षेत्रफल ABCDE पूरे खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। आया समझ में? अच्छा ये बताइए, जैसे आपको ये रूम है अपना, है ना, कैसी आकृति का रूम है ये, आयताकार। कैसा है, आयताकार। इसके अंदर आपको टाइल्स लगानी है। टाइल्स का क्या साइज होता है, वर्गाकार, है ना। तो वर्गाकार अपन टाइल्स लगाते हैं तो कितने टाइल्स लगेंगे, ये बता सकते हैं कोई, कैसे निकालेंगे इसको? इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे रूम का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयताकार रूम है, इसकी लंबाई आपको पता है, चौड़ाई पता है, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई से आप पूरे रूम के फर्श का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, टाइल अगर वर्गाकार है तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वर्ग के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा गुणा भुजा। अब एक टाइल है, जैसे या तो 1/1 का होता है ना, या 2/2 का होता है। भुजाएं तो चारों बराबर होंगी ना, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे 2/2 का है तो 2 गुणा 2। ठीक है, और पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल दिया आपने। टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे, पूरे कमरे के क्षेत्रफल के अंदर एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे। ठीक है, पूरा बड़ा क्षेत्रफल बड़े क्षेत्रफल में एक छोटे क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, टाइल्स की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बड़ा क्षेत्रफल यहाँ पे किसका होगा, कमरे का। कमरे का क्षेत्रफल मीन्स एक आयत का क्षेत्रफल, उसके अंदर एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे। टाइल का क्षेत्रफल मीन्स क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, भाग लगाने से आपको क्या आ जाएगी, टाइल्स की संख्या आ जाएगी। आप बता सकते हो कि इस पूरे कमरे में 2/2 के कितने टाइल्स लगेंगे। ओके, तो बच्चों अब तो आप जान गए होंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, वर्ग वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और साथ ही क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। और इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रही थी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर की मैथ्स की टीचर कविता सेन। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया सुझाव हमें दे सकते हैं। अपनी सुझाव और प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी email ID है radioalwar@gmail.com।
और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम तो